दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज हमारा महा प्रैक्टिस बैच का आपका सीट नंबर जो है वो 8 है। तो आज हम 8 सीट को कंप्लीट करेंगे, 8 नंबर सीट को। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप लोगों को एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं क्या? यस, आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ दिया है 114 से आपकी हिंदी स्टार्ट होती है। गालिब सोनेट किसकी रचना है? तो गालिब जो है वो सोनेट है, एक सोनेट है ना। सोनेट जो होता है वो 14 लाइन की पंक्तियों को सोनेट बोला जाता है ना। ये आप लोग जानते हैं कि 14 लाइन की जो पंक्तियाँ होती हैं ना उसे सोनेट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ कहा है गालिब किसकी रचना है। तो गालिब जो है एक सोनेट है जो कि किसकी रचना है, वो आपकी त्रिलोचन की है, मुक्तबोध की रचना है, राजकमल चौधरी की है या अरुण कमल की है। तो ये आप लोग बताएंगे कि किसकी रचना है। तो इसकी दोस्तों ये गालिब जो रचना है ये आपकी त्रिलोचन की है। किसकी है? ये आपकी त्रिलोचन की रचना है। किसकी? हाँ, ये त्रिलोचन की रचना है। त्रिलोचन की रचना आपकी है कौन सी? गालिब। और एक आपकी इनकी रचना बहुत प्यारी एक रचना है इनकी, धरती। कौन सी? धरती भी है। कौन सी? धरती भी है इनकी, बहुत प्यारी रचना है, ध्यान रखना। और ये जो है दूसरे आपके ये जो है रचनाकार गजानन माधव मुक्तबोध, इनका पूरा जो नाम है मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। इन्होंने जो इनकी जो बहुत प्रसिद्ध रचना है वो भी मैं आपको बता दूं, चांद का मुँह टेढ़ा। कौन सा? चांद का मुँह टेढ़ा, ये भी इनकी रचना है। चांद का मुँह टेढ़ा ये भी है इनकी रचना, है ना। ये आपने चांद का मुँह टेढ़ा, तो ये इनकी बहुत प्यारी रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध का। तो इसका आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, निम्न शब्दों में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। गुणवाचक विशेषण है ना, आपने विशेषण के भेद भैया पढ़े हैं। आपको पढ़ाया गया है विशेषण के, आपको पढ़ाया गया भैया विशेषण के भेद में, विशेषण के भेद में आपको मैंने पढ़ाया है कितने? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं विशेषण के भैया। कौन सा? पहला कौन सा बताया है मैंने बताया संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? पहला आपको बताया संख्यावाचक विशेषण, ये आपको बताया गया है। दूसरा आपका जो मैंने बताया है, दूसरा आपका बताया परिमाणवाचक। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण बताया। परिमाणवाचक विशेषण ये बताया गया है दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर का मैंने बताया इसमें सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण बताया, तीसरे नंबर का सार्वनामिक विशेषण बताया है। ठीक है, यस। और चौथा जो आपको बताया गया है वो आपका ये गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण बताया गया। गुणवाचक विशेषण ये आपका जो है विशेषण, ये आपका चौथा है। तो विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और सार्वनामिक है ये, सार्वनामिक और गुणवाचक विशेषण। तो ये कहा जा रहा गुणवाचक विशेषण जो है इनमें से कौन सा उदाहरण है? कैसा? तो गुणवाचक है नहीं, ये तो भैया कैसा? सार्वनामिक विशेषण में आता है। किस में आता है? सार्वनामिक में। चौगुना, ये तो संख्यावाचक विशेषण का भेद है ना। नुकीला या कोई भी सार्वनामिक विशेषण का भेद होता है। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? नुकीला आपका हो जाएगा, क्योंकि नुकीला होना ये आपका एक क्या है? गुणवाचक है। क्या है? नुकीला जो है, हाँ, कोई चीज़ तेज़ है, कोई चीज़ नुकीली है, कोई चीज़ मोथरी है ना, कहीं ना कहीं उसके गुण की बात हो रही है, इसलिए आपका नुकीला एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अगला देखो,
दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं। उपसर्ग जो लोग नहीं जानते उनके लिए, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। तो ये दार तो देखो, दार तो पीछे जुड़ता है, ये जार भी नहीं है, ये चार भी नहीं है, इसमें लिखा है सदाचार। सदाचार को यदि हम ऐसे निकालेंगे इनका उपसर्ग तो सत धन आचार, सत धन आचार बराबर क्या होता है? सदाचार। सत धन आचार बराबर सदाचार हो जाता है ना। तो ये आपका जो है सदाचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदाचार, सत धन आचार। तो इसका जो उपसर्ग है वो कौन सा है? इसमें सत उपसर्ग है, तो उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? सदाचार। कौन सा है? उपसर्ग वाला जो है आपका वो सदाचार है। इसमें कोई उपसर्ग नहीं, कोई आपका ये इससे पहले कोई भी शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, बड़बड़ाना, खटखटाना और भनभनाना शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार के धातु का प्रयोग किया गया है? कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है बड़बड़ाना और खटखटाना में? ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, बताओ। तो ये अनुकरण धातु है या आपकी संयुक्त धातु है, प्रेरणार्थक धातु है, एकाक्षरी धातु है? कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इसमें अनुकरण धातु का प्रयोग किया गया है। कौन सा? अनुकरण धातु का प्रयोग किया गया है ना। जो धातुएं है ना ध्वनि से बनती हैं, जो धातुएं जो हैं ध्वनि के अनुकरण से बनाई जाती हैं। देखो इसको यदि अनुकरण धातु में हम कहें, जो धातुएं जो होती हैं, क्रियाएं, जो धातुएं ध्वनि, ठीक है, ध्वनि के अनुकरण से बनाई जाती हैं, अनुकरण से, ध्वनि के अनुकरण से बनाई जाती हैं। ठीक है। तो जो धातुएं ध्वनि के अनुकरण से बनाई जाती हैं उनको हम लोग अनुकरण धातु कहते हैं। कैसे अनुकरण से? ध्वनि की कोई अनुकरण है, जैसे कहीं लिखा है टन टन, क्या टन और टन, तो टन टन की आवाज़ से टन टनाना, टन टनाना, टन टनाना बना दिया ये। जैसे खटखट, कोई मान लो खटखट की आवाज़ है, खटखट, तो खटखट से खट खटाना क्या हो जाता है? खटखटाना हो जाता है ना। क्या हो जाता है? खटखटाना। ऐसे ही तो लिखा है, जैसे कहीं कोई लिखा है बड़बड़, क्या लिखा है? क्या लिखा है? बड़बड़ लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका बड़ और बड़, तो बड़बड़ से क्या हो जाएगा? बड़बड़ से बढ़ाना हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़बड़ाना हो जाता है ये। जैसे खटखट से खटखटाना, भन से, जैसे भन और भन, तो भन से क्या हो जाता है? भनाना हो जाता है। हाँ, तो ध्वनि के अनुकरण से जो धातुएं ध्वनि के अनुकरण से बनाई जाती हैं, ध्वनि से बनाई जाती वे धातुएं आपकी अनुकरण धातुएं होती हैं। कौन सी? अनुकरण धातुएं होती हैं। तो टनटनाना, बड़बड़ाना, खटखटाना, भनभनाना शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार के धातु का प्रयोग हुआ है? तो अनुकरण धातु का प्रयोग हुआ है। कौन सा? अनुकरण धातु का प्रयोग हुआ है। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं। एक दीक्षांत भाषण के रचयिता आपके हैं कौन से? हरिशंकर परसाई। कौन से? हरिशंकर परसाई हैं ये, है ना। ये अगला देखो, नेक्स्ट, रहीम ने पुस्तक पढ़ी है। रहीम ने क्या पढ़ी? रहीम ने पुस्तक पढ़ी है। उदाहरण है काहे का? रहीम ने पुस्तक पढ़ी है। कब पढ़ी है? अभी। इसका मतलब वर्तमान काल की बात है, और यहाँ पढ़ी है कार्य पूरा हो चुका है, तो कौन सा हो गया? पूर्ण वर्तमान काल हो गया। काल हम किसी दिन आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा? पूर्ण वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल वो होता है जिसमें आप जानते हो कहीं पे भी रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, रही है,
रहे हैं ऐसा लिखा होता है तो वो तात्कालिक वर्तमान होता है या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हो। तात्कालिक वर्तमान काल का एक दूसरा नाम अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में जिसमें अभी अभी हाल ही में कोई कार्य समाप्त हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। ठीक, अच्छा अगला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द आनी प्रत्यय से बना है? इसमें प्रत्यय कौन सा है, आनी प्रत्यय से कौन सा बना है? हाँ तो इसमें पहला देखो शिवानी, शिवानी है ना, सो शिवानी आपका बना हुआ है। इसमें आपका आनी प्रत्यय है, कौन सा है, आनी है। इसमें दर्शनीय, इसमें आपका ई प्रत्यय है। धनी, धन में धन से धनी, इसमें आपका ई प्रत्यय है। और इसमें चाय दानी, इसमें आपका दानी प्रत्यय है। कौन सा है, इसमें आपका दानी प्रत्यय है। तो आनी प्रत्यय किस शब्द में है, शिवानी में है। ठीक है, अगला, कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा, कीर्तिलता की भाषा कौन सी है? कीर्तिलता की कौन सी, हिंदी है, पाली है, प्राकृत है, अवहट्ठ है। तो कीर्तिलता जो है कवि विद्यापति की जो रचना है कीर्तिलता, उसकी भाषा अवहट्ठ है। कौन सी है, अवहट्ठ है। ग्रहागत, ग्रहागत है ना, ग्रहागत का आप समास विग्रह करेंगे, ग्रहागत का समास विग्रह का आप करेंगे तो इसका मतलब ग्रह को आगत, ग्रह को आगत ऐसा बनाएंगे। ग्रह को आगत, ग्रहागत, ग्रह प्लस आगत बराबर ग्रहागत। तो ग्रह को आगत, तो इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है, को विभक्ति चिन्ह है। को किसका है, अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, बोलो, अपादान का। से कर्म का क्या होता है, इसका को होता है विभक्ति चिन्ह। इसका करण तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, आप जानते हो, से होता है या के द्वारा होता है, से या के द्वारा होता है कि नहीं। और संबंध का क्या होता है, संबंध तत्पुरुष का, इसका होता है का, की, के, ये होता है रारी रे, रारी रे, नानी ने, होता है कि नहीं, ये होता है। तो बताओ भैया इसमें को लगा था तो इसका आपका कौन सा हो जाएगा तत्पुरुष, बोलो, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, आप जानते हो। यहाँ से स्टार्ट होता है, पहला आपका होता है कर्म तत्पुरुष, कौन सा, पहला आपका कर्म तत्पुरुष होता है, कौन सा, कर्म तत्पुरुष, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है कौन सा, को। दूसरा आपका होता है करण तत्पुरुष, कौन सा, करण तत्पुरुष, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है कौन सा, ये होता है से, और होता है आपका कौन सा, के द्वारा। ठीक है, यस। और आपका तीसरा होता है संप्रदान, कौन सा होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है क्या, को और के लिए। आप बता देते हो, के लिए होता है, को नहीं, कौन सा होता है इसमें, के लिए, कौन सा, के लिए होता है। ठीक है, यस। और इसमें कौन सा होता है, अपादान में होता है, कौन सा, अपादान में होता है तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह कौन से, अलगाव का भाव देता है ना। इसमें संबंध में कौन सा होता है, संबंध तत्पुरुष में, संबंध तत्पुरुष में होता है आपका कौन सा, ये आपका बताया था का की के, का की के बताया था, या रारी रे, कौन सा, रारी रे, का की के या रा री रे, ये बता, रा री रे होता है। और आपका अधिकरण होता है, कौन सा होता है, अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष में आता है में और पर, कौन सा, में और पर होता है। तो कितने, 1 2 2 2 1
2 3 4 5 6, ये 6 होते हैं, है ना। ये तो ध्यान रखना है, कौन सा कर्म तत्पुरुष हो जाएगा आंसर। अगला देखो, गीता पढ़ी जाती है, गीता पढ़ी जाती है वाक्य उदाहरण है, कर्मवाच्य का है, भाववाच्य का है, पूर्वकालिक क्रिया है, कर्तवाच्य का है ना। यस, कर्मवाच्य में जानते हो, कर्मवाच्य में जो आपके लिंग होते हैं या वचन होते हैं और आपके पुरुष होते हैं, वो हमेशा कर्म के अनुसार आते हैं। किसके अनुसार आते हैं? कर्म के अनुसार आते हैं। अब यहाँ लिखा है गीता पढ़ी जाती है, तो जैसे हम लिख दें मोहन, हम लिख दें मोहन के द्वारा गीता पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है, ये लिखा, मोहन के द्वारा गीता पढ़ी जाता है, पढ़ी जाती है। तो जिस वाक्य में कहीं पे भी लग जाता है से या क्या लग जाता है के द्वारा, क्या लग जाता है? के द्वारा, समझ लो वहाँ पे आपका कर्मवाच्य होता है। कौन सा? कर्मवाच्य। क्या देखो, कर्मवाच्य होता है तो जो आपका लिंग और वचन होता है वो हमेशा कर्म के अनुसार। यहाँ पे कर्म आपका क्या है? कर्म आपका है गीता। तो गीता कैसी? गीता पढ़ी जाती है। गीता का जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है, तो गीता पढ़ी जाती है, तभी तो यहाँ पढ़ी जाती है। तो इसका मतलब गीता आपका कर्म है और कर्म के द्वारा ही लिंग वचन दिया गया है। इसका मतलब कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। कौन सा है? कर्मवाच्य में जब कर्मवाच्य होता है तो आपका लिंग वचन जो होता है वो कर्म के अनुसार दिया जाता है, और जब कर्तावाच्य है तो लिंग और वचन जो होता है कर्ता के अनुसार होता है ना। ये आपके कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया होती है ना। ध्यान रखो, हमेशा कौन सी? उसमें सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया होती है। कैसी क्रिया? सकर्मक क्रिया होती है ना। यस, और इसमें जो आपका भाववाच्य होता है इसमें हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। कैसी होती है? अकर्मक क्रिया होती है। हमेशा ध्यान रखना, इसमें अकर्मक क्रिया होती है। और जो आपका कर्तवाच्य होता है इसमें अकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक क्रिया भी हो सकती है, अकर्मक और आपकी सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये अगला, ता का उच्चारण स्थान। ता का उच्चारण स्थान क्या है ना। ठीक, ता का उच्चारण स्थान देख लो, ये आपको कचर तप याद है? का, चा, टा, ता, पा। का उच्चारण स्थान, का वर्ग का उच्चारण स्थान बताया था आपको कड्ड से। चा का उच्चारण स्थान बताया तालु से। टा का उच्चारण स्थान किससे? कर्ण तालु और मूर्धा से। ता का उच्चारण स्थान आपका दंत से। किससे? दंत से। पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ से। किससे? ओष्ठ से है। तो कचट तप याद रखो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो ता वर्ग लिखा है, ता का उच्चारण स्थान किससे होता है? दंत से होता है। किससे होता है? दंत से होता है। ठीक, ये हो गया। ठीक, अगला, वे अभी उसी जगह खड़े हैं। में अभी क्या है? ये जो अभी है ये क्या है? वे अभी उसी जगह खड़े हैं। अभी आप जानते हो अभी क्या है ना। वे अभी उसी जगह खड़े हैं। खड़े हैं तो ये तो क्रिया हो गई। उसी जगह खड़े हैं, है ना।
तो ये तो कहीं ना कहीं संकेत करने के लिए आया है, और वे आपका जो है वो सर्वनाम है। तो अभी क्या है, अभी आपका प्राविशेषण है क्या? नहीं, प्राविशेषण तो वो शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं और विशेषण से पहले लगाए जाते हैं। क्या अभी विशेषण से पहले लगाए? नहीं, तो प्राविशेषण नहीं है। क्या वे अभी जो है वे की विशेषता बता रहा है? विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या अभी सर्वनाम की विशेषता बता रहा है? नहीं। क्या अभी जो है सार्वनामिक विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा से पूर्व लगाए जाते हैं, संज्ञा से पहले तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या है? क्रिया विशेषण है। ये क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है। विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध कौन सा है? पहला, उसने बताया कि। अब की जो है, जब संयोजक आपका लग चुका है कि, तो फिर यहाँ कोमा लगाने की क्या ज़रूरत है? ये आपका पहले ही आपका गलत हो जाएगा। इन सभी में अरे अरे सांप, हाँ ये तो कहीं ना कहीं आश्चर्य की बात है कि किसी ने देख नहीं पाया। अरे अरे सांप ठीक है ना। काश, ये भी ठीक है ना। तो ये सारे आपके जो है वो आपका काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता है। ठीक है। विराम चिन्ह। अब हम सब जानते हैं कि वह बुद्धिमान भी है और कुशल भी है। ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें यहाँ जो अल्प विराम है, ये जो निशान लगा है, ये अल्प विराम का निशान है। तो अल्प विराम का निशान लगाना यहाँ पूर्णतया कैसा है? गलत है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए में जाएगा आपका एरर, है ना। निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? निर्मल का मलिन होगा, निर्मल का गंदा होगा, निर्मल का मैला होगा, निर्मल का विमल होगा। विमल और निर्मल जो है वो तो आपके पर्यायवाची है, तो ये तो हो नहीं सकता बिल्कुल। ठीक है। अब ये आपके जो है मलिन, गंदा और मैला, ये लगभग एक ही जैसे हैं। गंदा का साफ हो जाता है तो ये होगा नहीं। निर्मल का होता है कौन सा? मलिन। पहला ऑप्शन सही है। निर्मल का हमेशा मलिन। निर्मल का मतलब साफ स्वच्छ होता है, मलिन का मतलब है ना ये दूषित। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या, तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या जो है वो कितनी है ना। तो हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 35 है या 33 है या 45 है या 55 है। तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? 33 है ना। 25 स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। 25 आपके कौन से होते हैं? ये आपके स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं, है ना। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है ना ये। और 4 आपके हो जाते हैं कौन से? ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। कौन से? अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं, है ना ये। और 4 आपके हो जाते हैं उष्म व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, ये तो इस तरह से उष्म व्यंजन हो जाते हैं, है ना। तो 25 और 4 29 और 4 33, है ना। तो ये आपके इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 33 हो जाती है। ठीक है, तो हमारा 33 आंसर जो है वो कैसा है? सही आंसर है। नदी का बहुवचन क्या होगा? हमने बताया था कि बहुवचन जो है वो कभी आपको ओ की मात्रा वाला बहुवचन नहीं बताना है। हाँ बताया था, ओ की मात्रा वाला बहुवचन कभी नहीं बताना है ना। हमेशा नदी का बहुवचन आपको क्या हो जाए? नदियों नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? नदियाँ हो जाएगा। कौन सा? नदियाँ। नदी माने एक, और नदी का बहुवचन कौन? नदियाँ। ये ओ वाला तो विभक्ति चिन्ह के साथ चलता है। जब कोई आगे विभक्ति चिन्ह लगा होता है तो हम जो बहुवचन नदी का बनाते हैं वो नदियों को, है ना। नदियों का पानी, है ना, नदियों का पानी ठंडा होता है ऐसे। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि से संबद्ध नहीं है? हरि से संबंध नहीं है, तो हरि से संबंध कौन नहीं है? नदी नहीं है ना। ये सारे सब विष्णु हरि से संबंधित है। बंदर भी होता है हरि का अनेकार्थक, सूर्य भी होता है, ये सभी होते हैं। कौन सा? हरि का अनेकार्थी शब्द जो है वो नदी से संबद्ध नहीं है। यस। निम्न में अर्ध तत्सम शब्द नहीं है। अर्ध तत्सम कौन से नहीं है?
तो अर्ध तत्सम शब्द नहीं है। तो ये आपका मरम जो है, मर्म, ये आपका तत्सम है। ये आपका क्या है? ये आपका तत्सम है। ठीक है। इसका यदि तद्भव की बात करें तो मरम लिखा जाता है, मरम, ये इसका तद्भव है। मरम क्या है? मरम जो है ये तद्भव होता है। क्या होता है? तद्भव होता है। ठीक है। मर्म, ये किशन, किशन, धर्म, करम और आपका कारज, कौन सा? कारज भी होता है ना। ये सभी आपके अर्ध तत्सम कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ये अर्ध तत्सम होते हैं। अर्ध तत्सम, किशन, धर्म, करम और ये आपके कारज, इसमें क्या है? ये अर्ध तत्सम में आते हैं। किस में आते हैं? अर्ध। आगिन जैसे है, आगिन भी आ जाता है, जैसे आगिन, आगिन है ना। आगिन क्या होता है? एक तो आपका अग्नि होता है। अग्नि जो है आपका, अग्नि, अग्नि आपका तत्सम है। इसका तद्भव आग हो जाता है। जब आग हो जाता है तद्भव अग्नि हो जाता है तत्सम। तो अगिन का होता है अगिन, अग्नि, ऐसा अगिन। तो अगिन भी आपका अर्ध तत्सम है, ना ही तद्भव है ना ही तत्सम है, इसीलिए अर्ध तत्सम है। कारज भी है ना। ये आपके इस तरह से वर्ड। चूरन भी है, कौन सा? एक चूरन भी होता है, चूरन हम लोग लिखते हैं ऐसे, ये भी अर्ध तत्सम है। ठीक है। अगला, स्तुति, प्रार्थना या निवेदन करने वाला। प्रार्थना या निवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। प्रार्थना करने वाला जो होता है वो आप जानते हो प्रार्थी होता है बेटा। कौन सा होता है? प्रार्थी होता है। प्रार्थना करने वाले को हम प्रार्थी कहते हैं। स्तुति का मतलब वंदना होता है। क्या होता है? स्तुति का मतलब होता है क्या? वंदना होता है। वंदना, स्तुति माने वंदना होता है। ठीक है। ये भजन आप जानते हो, भगवान के जो गीत होते हैं, भगवान की प्रशंसा में जो गीत गाए जाते हैं उनको भजन कहा जाता है। ठीक है। भक्त वत्सल ये है ना। भगवान के प्रति जो प्रेम है वो भक्त वत्सल होता है ना। यस। तो सही आंसर आपका कौन सा है? प्रार्थी। अगला, आँख लगना मुहावरे का अर्थ है। आँख लगना, तो आँख लगने का मतलब गहरी नींद आना या झपकी आना या आँख में दर्द होना या गले पड़ना। तो आँख लगने का मतलब नहीं कहते हमारी आँख लग गई, तो आँख लगने का मतलब झपकी आना। तो झपकी आना होता है, गहरी नींद आना ये नहीं, झपकी आना होता है। ठीक है। अगला, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है में कौन सा कारक है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो काटने का साधन क्या है भैया? कुल्हाड़ी। काहे से काट रहा है? कुल्हाड़ी से। जब क्रिया किसी साधन से संपन्न होती है, जब भी क्रिया जो है, क्रिया किसी साधन से, क्रिया किसी साधन से संपन्न होती है, किसी साधन से संपन्न होती है, से क्रिया किसी साधन से संपन्न होती है। क्रिया किसी साधन से संपन्न होती है तो वहाँ पे हमेशा जानते हो कौन सा होता है? करण कारक होता है। जैसे कहा गया है बच्चा गेंद से खेलता है। काय से? गेंद से खेलता है या खेल रहा है। हमने लिखा खेल रहा है। बच्चा गेंद से खेल रहा है, तो खेलने का उसका साधन क्या है? गेंद है। और यहाँ विभक्ति चिन्ह क्या लगा है? से। तो से भी विभक्ति चिन्ह लगा है और क्रिया का साधन भी है। क्रिया का साधन हो, विभक्ति चिन्ह से हो, तो कौन सा कारक? करण कारक होता है। ठीक है। यस। अगला देखो, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं हैं। प्रादेशिक, तो प्रादेशिक भारत में अनेक भाषाएं,
तो प्रादेशिक गलत लिखा है बेटा, होता है प्रादेशिक। कौन सा होता है? प्रादेशिक भाषाएं हैं। प्रादेशिक भाषाएं वो भाषाएं होती हैं जो अपने प्रदेश में चलती हैं, प्रदेश में चलने वाली भाषाएं, है ना। भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं, मतलब अलग अलग प्रदेश की अलग अलग भाषाएं हैं। तो प्रादेशिक नहीं होता है, प्रादेशिक होता है, ठीक है। यस, तो आपका इसमें कौन सा एरर जाएगा? आपका ये वाला, प्रादेशिक नहीं प्रादेशिक होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम कौन सा है? तो तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो सीधे सीधे संस्कृत से हिंदी में ले लिए गए हैं, क्लिष्ट होते हैं, बहुत कठिन होते हैं। तो कौन सा है? भ्राता। भ्राता आपका तत्सम है। इसका तद्भव होता है क्या? भाई। क्या होता है? भाई इसका तद्भव है, ठीक है। यस, इसके ये आपका जो भाई है ये आपका तद्भव शब्द है। क्या है ये? तद्भव शब्द है ये, ठीक है। ये लाख, इसका ये तत्सम इनके बता दें। तत्सम लाख का लक्ष्य होता है, लक्ष्य। इसका काठ का काष्ठ होता है, ये आपका काष्ठ होता है। और ये खेत का जो है तत्सम होता है क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। ये आपके तत्सम हैं, ठीक है। ये तद्भव लिखे हैं, उनके तत्सम ये हैं, और भ्राता का भाई तद्भव ये होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? बताएं फटाफट। तो हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव कहा जाता है? तो आपका संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। कौन सी? 33 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। 34वां जो संचारी भाव है, 34वां संचारी भाव जो है वो छल है। कौन सा? छल। लेकिन ये अभी मान्य नहीं है, ये अभी मान्य नहीं है, इसलिए संचारी भावों की संख्या आ जाए तो 33 बता देना। कौन सा? 33। अगला नेक्स्ट देखो आपका किस शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के साथ आदर दिखाने के लिए भी होता है? मध्यम पुरुष आप जानते हो कौन कौन से पुरुष होते हैं? आपका एक तो होता है कौन सा? उत्तम पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, वाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला आपका होता है उत्तम पुरुष। कौन सा? उत्तम पुरुष होता है। दूसरा आपका होता है कौन सा? ये मध्यम पुरुष होता है। कौन सा? मध्यम पुरुष। तीसरा होता है आपका कौन सा? ये आपका अन्य पुरुष होता है। कौन सा? अन्य पुरुष, ठीक है। ये होते हैं। उत्तम पुरुष में मैं क्या आता है? मैं और हम आता है। मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप आता है ना, आप आता है। और इसमें अन्य पुरुष में वह और यह वगैरह ये आते हैं, वे या फिर ये इनके बहुवचन ये। तो बताओ फिर इन्होंने कहा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कौन आता है ना? मध्यम पुरुष में तुम भी आता है, आप भी आता है। अब तो 2 आते हैं। लेकिन आप जानते हो फिर आगे क्या लिखा? अन्य पुरुष के साथ आदर दिखाने के लिए। आदर दिखाने के लिए किसी को यदि हम रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो हम कभी भी ध्यान रखो तुम का प्रयोग नहीं करते। रिस्पेक्ट देने के लिए हमेशा हम आप का प्रयोग करते हैं। तो आंसर हमारा होगा ये। कोई होता है तो उससे कहते हैं हम आप कहाँ जा रहे हैं, ये नहीं कहते तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि आदर दिखाने के लिए हमेशा आप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला वीर या आला किस जाति का छंद है? तो वीर और आला में आप जानते हो इसमें किस जाति का छंद है? तो ये आपका वर्णिक जाति का छंद है। कौन सा? वर्णिक जाति का छंद है। यस। अगला देखो, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द नहीं है? नागरिकता। अरे नागरिकता मिलती है। मुनि तो पुल्लिंग है।
प्रांगण, परिसर, प्रांगण माने होता है परिसर, ये भी आपका पुल्लिंग है। बड़प्पन दिया जाता है, ये भी आपका पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग शब्द, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द नहीं? ये तीनों पुल्लिंग हैं, ये तीनों शब्द आपके जो हैं वो आपके पुल्लिंग ही हैं तीनों। यस, ये आपका कौन सा है? ये आपका स्त्रीलिंग है, नागरिकता। ठीक, अच्छा। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, है ना, और पानी गए न उबरे मोती मानुष सून, ये आधा अधूरा लिखा है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, है ना, और पानी गए, यहाँ पे हम लिख दें पानी गए ना, पानी गए ना उबरे उबरे मोती मानुष चून। कौन कौन? मोती, मानुष, मानुष और चून, ये मोती मानुष चून। तो रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस पानी का प्रयोग, एक शब्द का प्रयोग मोती के सेंस में हुआ है, मानुष के सेंस में और चून के सेंस में। पानी का प्रयोग जो है इसमें मोती के सेंस में, चमक के लिए हुआ है, चमक के सेंस में मोती के लिए चमक। पानी का प्रयोग मानुष के लिए हुआ है, तो ये किस सेंस में हुआ है? इसका इज्जत के सेंस में, इज्जत या प्रतिष्ठा के सेंस में हुआ है। और पानी का प्रयोग चून के लिए हुआ है, चून, चूना, तो वो पानी के सेंस में हुआ है। काहे के? तो इसका मतलब शब्द एक है, अर्थ अनेक हैं। जब शब्द एक हो, उसके अर्थ अनेक हों, उसके साथ कई अर्थ चिपके हुए हों, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। श्लेष माने होता है चिपका हुआ। श्लेष माने क्या होता है? चिपका हुआ होता है, चिपका हुआ। इसका मतलब जब शब्द एक हो और उसमें कई अर्थ चिपके हुए हों, कह दो श्लेष अलंकार। पानी एक शब्द है, पानी का मतलब चमक भी होता है। पानी का मोती के सेंस में चमक होता है, पानी का अर्थ मानुष के सेंस में इज्जत होता है, पानी का अर्थ चूना के सेंस में पानी होता है। तो पानी के कई अर्थ हैं, है ना। पानी गए न उभरे, यदि मोती कोई आभूषण है, उसका पानी चला गया, उसका चमक चला गया, तो वो बेकार हो गई। यदि पानी मनुष्य के सेंस में, कोई मनुष्य है, यदि उसकी इज्जत चली गई तो मनुष्य बेकार हो गया। पानी, चूना, चूना जो होता है, चूने में पानी से चूने को डुबा कर रखा जाता है, यदि उसका पानी सूख गया तो चूना बेकार हो जाता है। इसलिए इस प्रकार आपका श्लेष अलंकार है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सलाह दी जाती है, अदालत भी होती है, दुनिया भी होती है, किस्सा, किस्सा सुनाए जाते हैं। किस्सा कभी सुनाई नहीं जाती। किस्सा जो है वो आपके स्त्रीलिंग नहीं है। ये तीनों आपके जो हैं वो आपके स्त्रीलिंग हैं। कैसे हैं? तीनों आपके स्त्रीलिंग हैं। ये आपका जो है वो आपका पुल्लिंग है। क्या है? वो आपका पुल्लिंग। अगला, अत्यावश्यक उदाहरण है। इसमें कौन सी इसमें कौन सी संधि है? अत्यावश्यक। तो देखो अति, ये बनेगा ऐसे, अति धन आवश्यक। कैसे बनेगा? अति धन आवश्यक बनेगा। अति में देखो यहाँ पे कौन सा स्वर है? ई, और यहाँ कौन सा है? आ। तो जब भी आप जानते हो, जब भी आप जानते हो ई या आप ऊ और आप कौन? रिरी के बाद भिन्न स्वर आ जाए। क्या आ जाए? कैसा स्वर आ जाए? भिन्न स्वर आ जाए। तो आप जानते हो भिन्न स्वर आ जाए तो क्या होता है? तो ई का या, ऊ का वा और री का रा हो जाता है। तो ई प्लस आ बराबर यहाँ हो जाएगा क्या? या हो जाएगा। आधा ता यहाँ बचेगा
तो अत्यावश्यक हो जाएगा। ये कौन सी संधि होती है? ये आपकी यण संधि होती है। कौन सी? यण संधि का उदाहरण है। तो यण संधि कौन सी है? ये आपकी यण संधि है। ठीक है। कोयल शब्द का पर्यायवाची, कोयल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? श्वान, श्वान ये कुत्ता होता है। बसंत दूत, मुरारी, अनंग, तो कोयल का कौन सा होता है? बसंत दूत होता है। ठीक है। अगला देखो, तुरंगी शब्द, तुरंग माने आप जानते हो, यदि यहाँ तुरंग कह दिया जाता तो तुरंग माने आप जानते हो घोड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ तुरंगी कहा गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है? क्या होता है? तुरंग माने घोड़ा, तो तुरंगी माने घोड़सवार, जो घोड़े पर सवार होकर चलता है उसे घोड़सवार कहते हैं। ठीक है। भारत के इतिहास में अमरत्व प्राप्ति के अधिकारी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता? 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नाड़ियाद गांव में एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 1875 में। पाठशाला का अभ्यास करने में काफ़ी समय लगा था। यस 36 साल की उम्र में वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने 36 महीने का कोर्स 30 महीनों में पूरा किया। 1917 में वे गांधी के संपर्क में आए। ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसक आंदोलन के जरिए बारदौली खेड़ा में आज के किसानों को एकत्र किया। उनके इस आंदोलन ने उन्हें प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठा दिलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख स्थान दिया। लोगों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। आज़ादी के बाद छोटी छोटी रियासतों को एक करने का कार्य किया। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर सभी रियासतों में भारत संघ में सम्मिलित हो गई थी। सभी रियासतें। गृह मंत्री बनने के बाद क्या बने? गृह मंत्री बनने के बाद लगभग 600 रियासतों को भारत संघ में सम्मिलित किया। हैदराबाद के नवाब ने विरोध किया तो वहाँ सेना भेजकर निज़ाम को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। 15 दिसंबर 1950 को, है ना, जगमगाता वह सितारा हमेशा के लिए अंधकार में डूब गया है कि नहीं। सन 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई की जीवनी सदैव प्रेरणादायी रहेगी। देखो नेक्स्ट, को लौह पुरुष कहा जाता है। किसे लौह पुरुष कहा जाता है? लाला लाजपत राय, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वकालत शब्द को व्याकरणिक दृष्टि से पहचानिए। वकालत कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिगत है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेषण, जातिवाचक, तो भाववाचक। विशेषण है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि वकालत का कोई आकार नहीं होता है ना, वकालत का कोई आकार नहीं होता है, तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा है ना। आज़ादी के बाद उन्होंने कौन सा पद संभाला था? संरक्षण मंत्री का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का। तो आया था कौन सा? गृह मंत्री का, है ना। उनका जन्म कहाँ हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, पारसी परिवार में, मुस्लिम में या किसान परिवार में? तो कहाँ जन्म हुआ था? किसान परिवार में जन्म हुआ था, है ना। उनकी मृत्यु कब हुई? तो उनकी मृत्यु आपकी 15 अक्टूबर 1875 में, 31 दिसंबर 1950, 25 दिसंबर, तो आपकी हुई कहाँ? 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो ये आपका जो सेशन है वो आपका मैंने बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। ठीक है। और आज इसी के आज बंद करते हैं, स्टॉप करते हैं। जय हिंद।